गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे ट्रेडर किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ओके, इस चैप्टर में बेसिकली हम जो एंशिएंट टाइम में हम किन किन जगहों पर व्यापार कर रहे थे, जो कि हमने थोड़े ही दिन पहले आज जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था जो थ्राइविंग टाउन एंड विलेजेस, उसमें हमने देखा था कि हमारा रोम से काफ़ी कुछ हम ट्रेड करते थे। हमें रोमन किंग्स रोमन कॉइन्स, जब हम आर्कियोलॉजिस्ट ने जब रिसर्च करी आर्किमेडो में, तो वहाँ पे रोमन कॉइन्स मिलना स्टार्ट हुए। तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि हमारा रोम साम्राज्य के साथ एक शायद बहुत पहले ट्रेडिंग रिलेशन हुआ करता होगा। ओके, तो इस चैप्टर में उसी को हम लेके आगे बढ़ेंगे। फिर बाद में किंग्स के बारे में जानेंगे, उस समय के कि उस समय किंग्स ट्रेड को कैसे सपोर्ट करते थे या कैसे इन जगहों पर कंट्रोल पाना चाहते थे। रीज़न ये रहता था कि जहाँ पर भी मर्चेंट हो, जहाँ पर भी ट्रेडर्स यानी कि जहाँ पर व्यापार ज़्यादा होगा, तो उस जगह को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं राजा का फ़ायदा होगा उसमें, क्योंकि जब ट्रेडर्स आएंगे तो उनको राजा अगर उस जगह पे कंट्रोल करेगा तो उसके बदले उन ट्रेडर्स को राजा को कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, जिससे उसके किंगडम का खजाना बढ़ेगा और उसके प्रजा की मतलब एक राजा की भी उन्नति होगी, उसके प्रजाओं के जो रहने वाले उनको भी फ़ायदा मिलेगा। ओके, इसके अलावा पिलग्रिम्स यानी कि उस समय भारत में एक ऐसा दौर आया था जहाँ पर पिलग्रिम्स यानी कि जो भक्ति मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज ट्रैवलर जो कि यहाँ पे अपनी कंट्री के ट्रैवलर मीन्स अदर कंट्रीज के ट्रैवलर अपनी कंट्रीज में आए और अपने साथ अपना धर्म भी लेके आए और उसको भी स्प्रेड किया। ओके, तो उसका हम केवल एक छोटा सा वही पढ़ेंगे, बिकॉज आपको जो जब क्लास 7 में जाएंगे पूरा चैप्टर है पूरा भक्ति मूवमेंट पे, तो हम जब उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड रूट इन एंशिएंट इंडिया, कि इम्पोर्टेंस क्या रहता था ट्रेड रूट का इंडिया में उस समय। और उसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि पहले ट्रेड क्या हो, मतलब क्या किन किन चीज़ों का ट्रेड होता था। ओके, आज तो हमारे पास वेरियस कमोडिटीज़ हैं, है ना, ग्रेन्स से लेके आपके टॉयज, मशीन्स, दुनिया भर के आजकल बिजनेस होता है, खाद से लेके मतलब एग्रीकल्चर रिसोर्स में जाएंगे तो खाद है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स अवेलेबल इन द मार्केट आज के आधुनिक समय में, पर पहले के समय में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो उस समय क्या ट्रेडिंग करते थे इसके बारे में। In ancient India, various types of goods were produced and taken to different places by traders. Archaeological remains from across the country indicate the history of India trades with foreign countries. और ये केवल हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि कहानियों में ऐसा पाया गया है या कुछ मान्यता है। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात के एविडेंस मिला है कि यस, हम लोग विद इन आवर कंट्री ट्रेड नहीं करते थे, हम बाहर की दूसरी कंट्री में भी जाकर ट्रेड करते थे और वहाँ का सामान भी हमारी कंट्री में आता था और बिकता था। ओके, इसका एविडेंस हम ऑलरेडी हम आर्किमेडो में पढ़ चुके हैं, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ओके, अब उस समय क्या ट्रेडिंग की जाती थी, सबसे पहले तो स्पाइसेस यानी कि मसाले। ओके, कि सदर्न पार्ट जो ऑफ इंडिया है जहाँ पे आर्किमेडो सदर्न पार्ट में आता है। ओके, ये वाला पोर्शन, तो ये जो रीजन है आज भी जाना जाता है मसालों के लिए, वहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ स्पाइसेस मिलते हैं। इसके अलावा प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, ये तीन चीज़ जो थी साउथ इंडिया से पाई जाती थी भारत में केवल, और वहीं से ये अदर देशों में अदर कंट्रीज में ले जाके बेची जाती थी। ओके, खासकर रोम में। ओके, इंडियन पेपर वॉज हाईली वैल्यूड एंड वॉज नॉन एज ए ब्लैक गोल्ड। अब इंडियन पेपर यानी कि जो काली मिर्च होती थी, ओके, उसकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड थी और उसको ब्लैक गोल्ड के रूप में नाम दिया गया था उस समय। ए ह्यूज डिमांड फॉर सच प्रोडक्ट्स लेट इंडियन ट्रेडर्स टू कैरी गुड्स टू रोम। और जो ह्यूज डिमांड थी रोमन एम्पायर में हमारे मसालों की, प्रेशियस स्टोन की, इसकी वजह से हमें ट्रेडर्स को वहाँ ले जाकर अपना सामान सेल करना पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कोई भी ट्रेडर्स होगा वो वहीं सेल करे अपना प्रोडक्ट जहाँ पर उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। दे वुड ट्रैवल बाई शिप थ्रू सी रूट्स एंड बाई कैरावन ओवर लैंड रूट्स। अब जहाँ पानी का रास्ता होता था तो वहाँ पे वो बाय वाटर शिप के थ्रू वो ट्रैवल करते थे। जो अगर ज़मीन का रास्ता था तो जो भी उनके जो एनिमल्स होते थे उनकी बैग पर रख के वो लोग लैंड रूट पर वो चलते थे। द लार्ज नंबर ऑफ रोमन gold coins discovered in South India suggest the extensive trade between the countries. Indian traders used sea routes for
ट्रेड विद वेरियस कंट्रीज। अब बाहर दूसरे देशों में जाने के लिए जो सबसे कन्वीनियंट मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन था वो पानी का रास्ता ही था। जो इंडियन ट्रेडर्स थे पानी का रास्ता ही इस्तेमाल करते थे। और इन बात का सबूत कैसे मिला कि हमें रोमन एम्पायर के साथ हमारे ट्रेडर्स ट्रेड करते थे, क्योंकि हमें रोमन एम्पायर के उस समय के गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, वो भी हमारे साउदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री में, जिससे साबित होता है कि उस समय रोमन्स के साथ हम लोग व्यापार करते थे। सम ऑफ दिस रूट पास अराउंड द कोस्ट ऑफ इंडिया व्हाइल अदर्स स्प्रेड अक्रॉस द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल वेयर मानसून विंड्स वर यूज्ड फॉर फास्टर पैसेज अक्रॉस द सी। Sailors sailed with the southwest monsoon winds when they had to travel from East Africa or Arabia to western coast of the subcontinent. They used strong ships to undertake such long journeys. और ये पूरा इनका रूट है। यहाँ पे आपको जितना ये रूट दिख रहा है, तो ये आपकी लाइन दिख रही है, ये सारे हमारे ट्रेडर्स के रूट हैं। ओके, अब ये जो विद इन द हमारे कंट्री में ये रिवर्स हैं, कि ये रिवर्स हैं, और इसके साथ साथ लैंड रूट भी है, मतलब कि जमीनी तौर पे जो रास्ता हम कहते हैं। जैसे ये आप जो रिवर है, ये रिवर आके ट्रेन बे ऑफ बंगाल से इसमें यहाँ से फिर अदर कंट्री, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अरब स्टेट्स हो, अफ्रीकन नेशंस हो, ये जितने भी आपको रूट दिखेंगे उस समय प्रोमिनेंटली यूज किए जाते थे दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए। ओके, इसके साथ साथ जो हमें रोमन कॉइन्स मिले थे वो भी कहीं ना कहीं हमारे पास की झलकियां दिखाते हैं। ये जो तीन आपको कॉइन्स दिख रहे हैं ये रोमन गोल्ड कॉइन्स हैं, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री में पाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि राजा जो है, मोस्ट ऑफ द किंग जो है, इन रूट्स पर, स्पेशली कोस्टल एरिया या पोर्ट टाउन्स, इन रूट्स पर अपना कब्जा क्यों चाहते थे। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, कोई जहाँ पर भी ट्रेड ज़्यादा फ्लरिश होगा तो वहाँ पर राजा कोशिश करते थे पहले के समय कि उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग कंट्रोल में ला सके, ताकि जब ये ट्रेडर्स व्यापार करें तो उनको उसके बदले में टैक्स पे करना पड़े। ओके, और कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन जो थ्राइविंग टाउन्स थे जहाँ पर व्यापार पोर्ट्स होते थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। ओके, अब जो सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया जो था वो बहुत बड़ी कोस्ट लाइन से घिरा हुआ है। ये पूरी जो है ये पूरी जो लाइन है ये पूरी कोस्टल लाइन मानी जाती है। ये पूरी लाइन जो है ये कोस्टल लाइन मानी जाती है। रीजन ये है कि समुद्र के पास है और यहाँ से बहुत सारे व्यापारी अपना सामान दूसरी कंट्री में ले जाने के लिए इनको यहाँ पर आना पड़े, और यहाँ से अगर कोई भी पर्टिकुलर राजा इस पर्टिकुलर पोर्शन पर कंट्रोल रखता है तो यहाँ से अपना सामान उसको कहीं दूसरी जगह ले जाने के लिए राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन राजा कब देंगे, जब उनको उसके बदले में टैक्स या फिर वैल्यूएबल गिफ्ट्स मिलेंगे। ओके, इसी वजह से राजा जो होते थे वो इस स्पेशली जो थ्राइविंग टाउन्स होते थे, स्पेशली जहाँ पे व्यापार होता था तो उनको कंट्रोल करना चाहते थे। ओके, अब जैसे राजा क्या करते थे कि जो फर्टाइल रिवर वैलीज हैं, मतलब जहाँ पर खेती बाड़ी ज़्यादा हो सकती है उन जगहों पर कब्जा करते थे, जहाँ पर यहाँ पे पोर्ट टाउन से उन जगहों पर कंट्रोल करते थे। इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज़ हैं उन पर कॉन्कर करके रखते थे ताकि इनको राजाओं को फ़ायदा हो सके। ओके, अब इनमें से साउथ की पार्ट हमारा चल रहा है, हमें कोस्टल लाइन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कोस्टल लाइन में या फिर पूरे साउथ में तीन मोस्ट प्रोमिनेंट डायनेस्टी इतिहास की, जिन्होंने सबसे बड़ा एक यूँ बोल सकते हैं एक नाम रहा पूरे साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कंट्रोल करने में। केवल तीन डायनेस्टी जो थी जो कि बहुत पावरफुल डायनेस्टीज मानी गई है पूरे साउथ ऑफ इंडिया में, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ओके, ये तीन मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज थी, ये आपस में लड़ी थी फॉर द पावर्स में। ओके, जानते हैं इनके बारे में। अराउंड 2300 years ago, three ruling families, Cholas, Cheras and Pandyas, became powerful in southern India. They are mentioned in the Moovendar in the Sangam points, which means the three chiefs of the Tamil. और संगम लिटरेचर में इनके बारे में जिक्र भी किया गया है कि ये जो तीन राजा थे ये तमिल, उस समय उस रीजन को तमिल रीजन कहा जाता है कि तमिल के चीफ हैं, यानी कि सबसे हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी। ओके, सो The chiefs set up two power center, each one inland and other on the coast. अब जो ये chiefs जो होते थे तो ये अपने पावर सेंटर्स कैसे डिवाइड करते थे, इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती थी कि ये लोग दो हिस्सों में अपने सेंटर्स को डिवाइड करते थे, एक ऑन इनलैंड और एक ऑन द कोस्ट। ओके, इनलैंड यानी कि
ज़मीनी रास्ते पे कब्जा करना और ऑन कोस्ट यानी कि जो समुद्री रास्ते हैं या समुद्री पोर्ट्स हैं उन एरियाज को अपने पावर में उनको कंट्रोल करना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर वेर फुहर और कावेरीपट्टिनम द पोर्ट ऑफ द चोलास एंड मदुराई द कैपिटल ऑफ द पंड्यास। अब चोलास जो होते थे वो कावेरीपट्टनम में पोर्शन वाले को कंट्रोल करते थे, वेरस जो पंड्यास होते थे उन्होंने मदुराई सिटी को अपना कैपिटल बनाया था। मदुराई एक ऐसी सिटी थी जो कि लैंड रूट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, प्रोमिनेंट सेंटर थी। अगर साउथ में कहीं साउथ से आपको कहीं भी जाना है तो आपको मदुराई सिटी से होके गुजरना पड़ता था उस समय, और इस वजह से उस पोर्शन को पंड्यास कंट्रोल करते थे। द थ्री चीफ्स कलेक्टेड गिफ्ट्स फ्रॉम देयर पीपल इंस्टेड ऑफ रेगुलर टैक्सेस। अब इन राजा जो थे वो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे, ये जो व्यापारी थे इनसे जो वैल्यूएबल गिफ्ट्स होते थे वो लेते रहते थे। दे ऑल्सो कंडक्टेड मिलिट्री एक्सपेडिशन इन द नेबरिंग एरिया एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट्स। इसके साथ साथ जो राजा होते थे वो अपने मिलिट्री का एक्सपेंडिचर करते थे, मतलब कि आसपास के साम्राज्य में अपनी मिलिट्री का जैसे मार्चिंग होती है वो करवाते ताकि लोग उनसे डरे और उसके बदले में उनको ट्रिब्यूट्स प्रोवाइड की जाए। ओके, दे वुड कीप अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट अमंग देयर सपोर्टर्स। अब जितना राजा को जरूरत होती थी वो अपने पास रखता था और बाकी वो अपने सपोर्टर्स को जो भी उनको गिफ्ट्स धन राशि जो भी मिलती थी वो अपने सपोर्टर्स को बांट देते थे ताकि उनके सपोर्टर्स उनको सपोर्ट करने से मना ना करें। Such as family members, soldiers and poets. Several poets who received gifts from the chiefs composed poems in their praises. These poems are found in संगम collection। और ऐसे बहुत और इसके साथ साथ जितने सपोर्टर्स होते थे और वो उनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, वो उनके सेनापति सोल्जर्स भी हो सकते हैं, वो उनके राज दरबार में कोर्ट में जो उनके राजकवि होते थे वो भी हो सकते हैं। ओके, ऐसे ही पाया गया है कि कुछ जो कवि होते थे जब उनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिलती तो उनकी प्रेजिंग करने में मतलब उनकी वाहवाही के लिए बहुत सारी ऐसी पोएम्स लिखी गई है जो कि संगम लिटरेचर में पाई गई है। संगम लिटरेचर एक टाइप की ऐसी बुक है जहाँ पर क्या होता था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चेरास चोलास एंड पंड्यास ये लोग क्या करते थे, ये लोग एक मेला लगाते थे कवियों का आर्टिस्टों का। ओके, और तब देश भर के जितने भी कवि होते थे, पोएट्स होते थे, आर्टिशियंस होते थे, म्यूजिक कंपोजर होते थे, डांसर्स होते थे, सब वहाँ पर आते थे और अपनी अपनी कला को प्रदर्शित करते थे और वो जो भी करते थे वो सब एक बुक में लिखा जाता था। ओके, उसी को हम संगम लिटरेचर कहते हैं। ओके, इसके बाद सतवाहन डायनेस्टी। ओके, around 2100 years ago, after declination of both Cheras, Cholas and Pandyas, since Satavahan dynasty gained control over the western India, Gautamipura, Shri Satakarni was the greatest Satavahana rulers. Okay, अब वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया में सतवाहन्स ने रूल करना स्टार्ट कर दिया या वहाँ पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ओके, वेस्टर्न पोर्शन यानी कि जो ये वाला पोर्शन, ये पूरा जो पोर्शन है पूरा वेस्टर्न पोर्शन में काउंट होता है। ओके, गुजरात, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब वेस्टर्न पोर्शन में कंक्लूड होता है। एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय हिज मदर गौतमी बालासारी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। और इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है, जो राजा थे वो सतवाहना डायनेस्टी के श्री सतकर्णी के सबसे महान राजा माना गया है सतवाहन डायनेस्टी के। कि उनकी माता जो थी गौतमी बालासारी, उन्होंने उनके ऊपर एक बुक या इंस्क्रिप्शन लिखी जिस पर उन्होंने उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी अपने बेटे के बारे में या उस समय के राजा के बारे में। उसके साथ साथ द पावर ऑफ सतकर्णी एंड द अदर सतवाहन रूलर्स वर सच दैट दे वर नोन एज द लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ विच मीन्स द पार्ट ऑफ द साउथ। और साउथ को जाने के लिए यानी कि इस सदर्न पार्ट में एंटर करने के जितने भी रास्ते थे उन सब पर इन्होंने कंट्रोल कर रखा था सतवाहन रूलर्स। इस वजह से इनको दक्षिण पथ की उपाधि दी गई थी क्योंकि ये लोग दक्षिण साउथ की तरफ जाने के जितने रास्ते थे उन पर कंट्रोल करके रखते थे। रीज़न यही रहता था कि अगर आपको साउथ में जाना है तो राजा को आप टैक्स पे करो या फिर गिफ्ट्स पे करो ताकि तभी जाके आपको राजा जो है साउदर्न पार्ट में जाने के लिए देगा और तभी आप अपना ट्रेड वहाँ पे अपना व्यापार आप अच्छे से कर सकते। But is normally used to refer the entire southern region of India. सतकर्णी sent his army to take control of the eastern, western and southern coast. अब सतकर्णी को इतना महान राजा सतवाहन डायनेस्टी का इसलिए कहा गया था क्योंकि वो केवल सीमित नहीं रहे, उन्होंने अपनी आर्मीज भेजी ताकि वो सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री पर भी कंट्रोल कर सके। इसीलिए इनको सतवाहन का सबसे महानतम राजा माना गया। ओके, ये तो हो गया हमारा ट्रेडिंग रूट्स
स्पेशली जो हमारा सदर्न पार्ट में जो राजा रूल कर रहे थे और जो वेस्टर्न पोर्शन में जो रूल कर रहे थे, इनके बारे में जाना। अब हम बात करेंगे हमारे एक और प्रोमिनेंट ट्रेडिंग रूट की, जो कि सिल्क रूट से माना गया सिल्क रूट। ओके, ये जो आपको रेड कलर के लाइन दिख रही है, ये पूरा सिल्क रूट है। ओके, यानी कि जो रेशम होता है। ओके, पहले केवल चाइना एक ऐसी कंट्री थी जिसने रेशम को इन्वेंट किया था, या रेशम बनाने की टेक्निक केवल चाइना के पीपल्स को पता थी, और उन्होंने बहुत सालों तक इसको सीक्रेटली रखा भी, सीक्रेटली रखा, किसी को बताया नहीं। और लेकिन जब इनके व्यापारी जो चाइना में जो व्यापारी जो बना रहे थे, जब इन्होंने एक दूसरी जगह जाने लग गए और रेशम के बारे में जब लोगों को पता चला, तो जो ईरानियन कंट्रीज थी वहाँ पर इसकी डिमांड ज़्यादा होने लगी। एंड एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो सिल्क है धीरे धीरे दुनिया भर में प्रचलित होना स्टार्ट हो गया, और उनकी वहाँ पे डिमांड बढ़ी। तो क्या होता था कि अब वहाँ तक डिमांड बढ़ी, तो इन्होंने क्या करा कि वहाँ पहुँचाना तो हमें पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक रूट चुना। अब सिंस से यहाँ से अगर इंडिया में आते या समुद्री रास्ते से तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है, तो इन्होंने चाइना से डायरेक्टली ये वाला रूट है, इसको इन्होंने मेन अपना रूट माना। ये जो रूट होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस रूट माना जाता है, क्योंकि चाइना के बाद अगर इंडिया में एंटर होना है तो हिमालय से होकर गुजरना है। तो हिमालय जो रीजन है बहुत ज़्यादा डेंजरस रूट माना जाता है, क्योंकि बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बर्फीले पहाड़े, कभी वहाँ पे तूफान आ सकते हैं, एवलांचेस आ सकती हैं। सो काफ़ी डेंजरस रूट माना जाता है। ओके, तो इसी सिल्क रूट के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ओके, द सिल्क Okay, the kings of south who tried to control coastal regions, some kings in the northern regions tried to control the silk route. Okay, अब सिल्क रूट हम इसलिए पढ़े क्योंकि जो नॉर्दर्न पार्ट के जो हमारे राजा थे वो जो सिल्क रूट थे उसको कंट्रोल करने की इच्छा रख रहे थे। रीज़न यही था कि अगर चाइना से अगर सिल्क को दूसरे कंट्रीज़ में बेचना है तो हमें हमारे लैंड से होकर गुजरना पड़ेगा। सो हमारे लैंड से अगर आप गुजरोगे या हमारी ज़मीन से आप गुजरोगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, हालांकि सिल्क रूट जो था वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रूट माना गया है। ओके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऊँची पहाड़ियाँ हैं, सूखे रेगिस्तान हैं, क्योंकि जो लद्दाख वाला रीजन है, जम्मू कश्मीर वाला और थोड़ा सा लद्दाख वाला रीजन है, वो कोल्ड डेजर्ट में माना गया, जहाँ पर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श है। ओके, इस वजह से वन ऑफ द डेंजरस रूट माना गया है। ओके, अब आइए थोड़ा जानते हैं। द सिल्क रूट वॉज इनिशियली यूज टू ट्रांसपोर्ट द सिल्क। सिल्क रूट से आपका इनिशियल लेवल जब ये सिल्क रूट जो स्टार्ट हुआ, इसका इनिशियल जो यूज़ किया जाता था केवल सिल्क को ट्रांसपोर्ट करना। ओके, चाइनीज़ ने इसको इन्वेंट किया था आज से कम 7,000 साल पहले, पर लेकिन इसको एज ए सीक्रेट रखा हज़ारों साल तक। पर लेकिन जब पीपल चाइना से अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने साथ सिल्क भी लेके गए। ओके, अब जो वो लोग ट्रैवलिंग करते थे वो करते थे या तो पैदल चलते थे या घोड़सवार या फिर कैमल्स पे के थ्रू चलते थे, और इस पूरे रूट को ही सिल्क रूट दे देगी। जहाँ जहाँ से ये लोग मूव हुए या दूसरे देशों में गए, इस पूरे रूट को ही सिल्क रूट का नाम दिया गया। ऑफन रूलर्स ऑफ चाइना वुड सेंड गिफ्ट्स मेड ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया। अब तो जो चाइना के जो राजा थे वो हमेशा अपने जो रूलर्स थे, मतलब अपने जो मित्र जो राजा थे, उन राजाओं को सिल्क का सामान पहुंचाते थे, स्पेशली ईरान और वेस्ट एशिया। दिस वे पीपल इन वेस्ट एशिया केम टू नो अबाउट सिल्क। और इसी वजह से जो वेस्टर्न एशिया वाली जो कंट्रीज है वहाँ पर ये पता चला कि सिल्क नाम का कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई टेक्सटाइल एग्जिस्ट करता है। About 2000 years ago, wearing silk cloths was the fashion for rulers and wealthy people in Rome. और धीरे धीरे ये सिल्क है रोमन एम्पायर में फैल गया, और आज से करीबन 2000 साल पहले जो सिल्क के क्लॉथ्स होते थे वो कहीं ना कहीं फैशन बन गए थे। स्पेशली जो अमीर पीपल्स थे उस समय या फिर जो राजघराने के जो पीपल्स थे वो सिल्क के बने हुए कपड़े ही पहना करते थे। अब सिल्क चाइना से यहाँ तक लाने में, रोम तक लाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना रहता है, क्योंकि रोम यहाँ नहीं है, रोम यहाँ पर। ओके, ये वाला पोर्शन जो है ये रोमन एम्पायर है। आप ये देखिए चाइना यहाँ पर है, तो काफी सारी कंट्रीज से होकर ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस वजह से जो था सिल्क चाइना से वहाँ तक ले जाना काफ़ी कॉस्टली पड़ता था ट्रेडर्स को, क्योंकि इतने वेरियस कंट्रीज से होकर गुजरना था। वहाँ के राजा ऑब्वियस सी बात है उनको
उनसे टैक्स कलेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो रूट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते थे, माउंटेन्स होते थे, डेजर्ट्स होते थे, और रोम तक पहुँचते पहुँचते इट वॉज क्वाइट डेंजरस फॉर द ट्रेडर्स एज वेल एज बहुत ज़्यादा महंगा भी हो जाता था। देयर वर ऑल्सो फोर्स टू पे मनी टू पीपल लिविंग अराउंड द रूट टू लेट देम पास। इनफैक्ट जो आम नागरिक होते थे जो इन यहाँ जगहों पर रह रहे थे वो भी उन्हें जाने नहीं देते थे, उन्हें ब्लैकमेल करते थे और उनको फोर्स करते थे कि आपको पैसा हमें देना पड़ेगा तभी हम इसके आगे जाने देंगे, अदरवाइज हम राजा को कंप्लेंट कर देंगे। ओके, some kings tried to control large parts of the route to reap the benefits of the taxes, tributes and gifts from the trader using this route. In returns, they offered protection to traders from robbers. इसके साथ साथ क्या परेशानी आती थी इन रोड्स में, डकैत भी बहुत होते थे जो कि इनसे सामान लूट ले करते, बिकॉज सिल्क जो था उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता था और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। डकैत जो डाकू होते थे वो लोग डकैती करते थे, तो इस वजह से राजाओं ने क्या बोला कि आपकी हम प्रोटेक्शन करेंगे इन डाकुओं से, लेकिन इसके बदले में आपको टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। ओके, अब ऐसे ही एक सिल्क रूट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो कि इंडिया से होकर गुजरता था और उस समय कुशन रूलर्स जो होते थे वो उस पर पोर्शन को कंट्रोल करते थे और उनसे इन चाइना के पीपल से वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। Around 2000 years ago, the route was controlled by Kushans, the rulers of Central Asia and Northwest India, with powers centers at Peshawar and Mathura. अब जो कुशान रूलर्स की जो डायनेस्टी थी, ओके, कुशान रूलर्स की जो डायनेस्टी थी वो इंडिया में एक तो इस पोर्शन में तक्षशिला वाला पोर्शन और एक जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मथुरा जो रीजन है वहाँ पर इनके दो प्रोमिनेंट सेंटर्स माने जाते हैं राजा की, जो प्रोमिनेंट राजधानी में से एक। ओके, मथुरा उनकी राजधानी थी और जो तक्षशिला जो पेशावर वाला जो रीजन है जो पाकिस्तान में है आज, वो रीजन उनका एज ट्रेडिंग पॉइंट हुआ था, है ना, कि सिटीज़ होती है ना जो कि केवल व्यापार के लिए जानी जाती है। जैसे लाइक हमारा आज इंडिया है, इंडिया का कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, दिल्ली, बट इसके अलावा मुंबई भी हमारी आर्थिक राजधानी है। ओके, इसके अलावा सिर्फ मुंबई नहीं, बैंगलोर या चेन्नई और कोलकाता, ये कुछ हमें प्रोमिनेंट सिटीज़ है और कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी पे। सेम इसी उस समय भी जो कुशान रूलर्स थे इनकी जो मेन कैपिटल जो थी मथुरा थी, बट लेकिन इनकी एक और कैपिटल थी तक्षशिला, ओके, जो कि काफ़ी इनकी इंपॉर्टेंट सिटी मानी जाती है। Under the Kushan rule, a branch of the Silk Route was extended from Central Asia to the seaports at the mouth of the river Indus. और कुशन रूलर्स ने कहीं ना कहीं जो इस सिल्क रूट पर कंट्रोल करना चाहा और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो ट्रेडर्स होते थे उनको परमिशन दी कि आप यहाँ से आ सकते हैं और हमारे जो रिवर इंडस है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। From these ports, silk was transported to Roman Empire in the west. The Kushan issued first gold coins of subcontinent which were used by the traders along the Silk Route. और इसी दौरान कुशन राजा जो थे उस समय उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू करे, ओके, और ट्रेडर्स इसी गोल्ड कॉइन्स का यूज़ करके सिल्क रूट पे यूज़ किया करते थे। और कुशन्स जो थे कहीं ना कहीं इन्हीं पोर्ट्स जो रिवर इंडस का जो पोर्ट जो पे बनाया था उन्होंने, ताकि ये सिल्क जो ट्रेडर्स हैं ये अपना सिल्क रोमन एम्पायर तक इस पानी के रास्ते से बहुत इजीली पहुंचाया जा सके। ओके, अब इसी रूट से ही बौद्ध धर्म भी स्प्रेड हुआ, क्योंकि जो बुद्धिज़्म अगर हम बोल सकते हैं तो चाइना में बहुत ज़्यादा प्रिवेल। ओके, तो जब वहाँ से ट्रेडर्स ट्रेड करा तो अपने साथ वो अपने धर्म को भी उन्होंने स्प्रेड किया। ओके, beside trade, Buddhism also flourished under the rule of one of the most famous Kushan rulers, Kanishka. Okay, कनिष्क नाम के जो रूलर थे जो कि कुशन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वो काफ़ी मानते थे बौद्ध धर्म को। ओके, और आज से करीबन 1900 साल पहले की बात है। ऑन ऑफ हिज कोर्टियर्स अश्वगोधा कंपोज अ बुद्धा चरित्र ए बायोग्राफी ऑफ लॉर्ड बुद्ध। और कनिष्क जो कि बहुत बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे, उन्होंने अपने कोर्ट पोएट अश्वगोधा से ये दरख्वास्त करी कि आप लॉर्ड बुद्धा के ऊपर एक बुक लिखिए जिसका कि नाम था बुद्धा चरित्र, जिसमें लॉर्ड बुद्धा के जीवन से रिलेटेड लिखा हुआ है। ओके, एंड
अश्वघोषण अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ऑफ द टाइम यूज्ड संस्कृत फॉर देयर राइटिंग्स। और अश्वघोषण ने जो लिखा है बौद्ध लॉर्ड बुद्ध के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, वो केवल संस्कृत लैंग्वेज में लिखा। द स्कॉलर्स केम टुगेदर फॉर डिस्कशन एट सेवरल बुद्धिस्ट काउंसिल दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन द किंगडम्स ऑफ कनिष्क। और किंग कनिष्क ने ऐसे बहुत सारी काउंसिल्स बुलाई थी, यानी ऐसे मीटिंग्स बुलाई थी जहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, जो बुद्धिस्ट ज्ञानी थे, वो भी आए और उन्होंने अश्वघोषण के साथ वो आइडिया शेयर करे और उसको एक बुक में कन्वर्ट किया, विच इज ऑल्सो नोन एज बुद्ध चरित्र। द पीरियड सॉ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, द महायाना बुद्धिज्म। और इस पीरियड में कनिष्क के रूल के एक नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म डेवलप हुआ जिसको कि महायाना बुद्धिज्म कहा जाता है। इससे पहले क्या था, बुद्धिज्म धर्म में केवल पेंटिंग्स ही बनाई जाती थी, लॉर्ड बुद्धा की केवल पेंटिंग्स बनाई जाती थी। पर लेकिन महायाना बुद्धिज्म में क्या हुआ कि जो पेंटिंग्स होती थी उसको रिप्लेस कर दिया गया स्कल्पचर से, यानी कि लॉर्ड बुद्धा की मूर्तियों से रिप्लेस कर दिया गया। तो इस पूरी चीज़ को जो कहा जाता है महायाना बुद्धिज्म, जिसमें कि लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति की पूजा होती है, तो उसको महायाना बुद्धिज्म कहा जाता है। ओके, और ऐसे आपको स्टैचूज मथुरा एज वेल एज तक्षशिला दोनों जगह पाए जा सकते हैं। अनदर चेंज दैट द पीरियड वॉज the people started believing in Bodha Vista where people who were expected to lead an isolated and meditated life। और इस दौरान एक और चेंज आया कि बहुत से लोगों ने बौद्धावस्था को अपना लिया। इस दौरान क्या होता है कि पीपल जो है अपना सारा काम काज छोड़ के मेडिटेशन की तरफ ध्यान करते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर देते, किसी को रिश्ते नाते नहीं रखना, और कोशिश करते हैं ध्यान लगाने की ताकि उन्हें ताकि वो परमात्मा से या फिर उससे जुड़ सके। ओके, इसके साथ साथ वो ट्रैवल भी करते थे अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, जो कि बौद्ध अवस्था को अपनाते थे। तो वो अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में या अदर पार्ट्स ऑफ द अदर कंट्रीज में ट्रैवल करते थे और बौद्ध धर्म को वो स्प्रेड करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देते थे। और ऐसा उन्होंने कहाँ से, सेंट्रल एशिया से चाइना से फिर कोरिया, जापान, यहाँ तक बौद्ध धर्म को उन्होंने फैलाया। इवन इन इंडिया बुद्धिज्म बिकेम पॉपुलर इन द वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स। ओके, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ सदर्न पार्ट में। ओके, और वेस्टर्न पार्ट में, वेस्ट में तो बहुत सारी ऐसी केव्स बनाई गई हिल्स पे, ताकि जो मॉन्क जो है जो ट्रैवल करते हैं, जो बौद्ध अवस्था उसमें जाके जगह जगह जाके अपने उपदेश देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि बौद्ध धर्म है, इनमें ऐसा होता है। उनके लिए इन हिल्स पर केव्स बनाएंगे ताकि ये जब भी ट्रैवल करते रास्ते में ये आराम कर सके। Okay, some of the caves were made near the passes of the Western Ghat. Road ran through these passes connecting important trading ports on the coast of Deccan cities. This indicates that the stay of traders in the new cave monasteries during their journey. इसके साथ साथ कुछ जो caves का इस्तेमाल जो इन बुद्धिस्ट मॉन्क्स करेगा था, वो ट्रेडर्स भी इस्तेमाल करते थे जब वो ट्रैवल करते थे। ओके, The old form Buddhism, Theravada Buddhism, also spread across Sri Lanka, Myanmar, Thailand and other Southeast countries through the trade routes। और कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म है वो ट्रेडिंग रूट्स की वजह से भी काफ़ी स्प्रेड हुआ, जिसमें म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ। और इनफैक्ट आज भी श्रीलंका हो गई, म्यांमार हो गई, थाईलैंड हो गई, इन कंट्रीज़ में आज भी बौद्ध धर्म को एक अच्छे पैमाने पे माना जाता है वहाँ के लोगों द्वारा। ओके, अब छोटा सा सेक्शन है हमारा लास्ट का, जो कि है जर्नी ऑफ द पिलग्रिम्स टू इंडिया। ओके, ऐसे बहुत सारे पिलग्रिम्स जो थे वो इंडिया में उन्होंने ट्रैवल किया। ओके, इनमें मोस्टली चाइनीज़ बुद्धिस्ट हुआ करते थे जो कि इंडिया में ट्रैवल करते थे, और यहाँ की मोनास्ट्रीज जो मतलब जो उनके बौद्ध धर्म के जो सपोर्टर्स थे वो ऐसे मोनास्ट्रीज बनाते थे जहाँ पे एक टाइप का हम बोल सकते हैं मंदिर या आश्रम ओके बनवाते थे। तो वहाँ पर ये लोग आके रहते थे। ओके, ऐसे ही एक फेमस पिलग्रिम थे फा जियान, जो कि आज से करीबन 1600 मतलब 1600 साल पहले यहाँ पर आए थे। इसके अलावा ज़्वांग जो कि इंडिया में आज से करीबन 1400 ईयर्स वो पहले आए थे, एंड आई किंग जो कि आज से 1350 ईयर्स पहले आए थे। अब ये जो पिलग्रिम्स थे ये यहाँ पे विजिट तो करते ही थे, पर यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी थी, एक कॉलेज पाठशाला या गुरुकुल था नालंदा, जो कि बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री उस समय मानी जाती थी। आज के प्रेजेंट डे में बिहार में है ये नालंदा। तो नालंदा आपने विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सुना होगा। तो वहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स
ट्रेनिंग दी जाती थी उस समय, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया जाता था, ओके, ज्ञान दिया जाता था, ओके। तो वो यहाँ पे आते थे, दे मेंटेन अकाउंट्स ऑफ द ट्रेवल्स, और जब वो यहाँ आते थे तो वो पूरा सब कुछ नोट करते थे, लाइक जैसे डायरी राइटिंग नहीं होती है कि हमने आज ये करा, आज हमने ये देखा, तो वैसे ही उन्होंने पूरा अकाउंट उन्होंने लिखा कि आज हम यहाँ गए, यहाँ पर हमें क्या उपदेश मिले हैं, यहाँ के राजा कैसे हैं, ओके, यहाँ के लोगों का दिनचर्या कैसा है, उन लोग जो भी उनको चीज़ें उनको अपनी पूरी जर्नी में जो भी डेंजर्स थे वो जो भी डेंजरस चीज़ें उनके सामने आई, जो भी अच्छी चीज़ें आई यहाँ के राजाओं के बारे में, यहाँ के बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के बारे में, सब कुछ उन्होंने अपने अकाउंट्स में लिखा। इसके साथ साथ वो यहाँ से अपने हमारे इंडिया की कुछ बुक्स भी वहाँ अपने देशों में लेके गए, उनको ट्रांसलेट किया और उनकी अपनी खुद की भाषा में, ओके। It is believed that Zhuangzi traveled back to China following the land routes through northwest and central Asia. He carried the statues of Buddha and over 600 manuscripts with him. और ऐसे ही ट्रैवलर थे ज़ुआंग, जो कि वापस जब चाइना की तरफ जा रहे थे तो अपने साथ बौद्ध लॉर्ड बुद्धा की जो मूर्ति होती थी वो साथ लेके गए। इसके साथ साथ ऐसी कम से कम 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स साथ अपने लेके गए, और पर लेकिन रास्ते में उनमें से वो 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स उनसे खो गई जब वो रिवर इंडस को क्रॉस कर रहे थे, बट लेकिन बाकी 550 मैन्युस्क्रिप्ट्स अपने साथ लेके गए थे, उनको उन्होंने वहाँ जाके संस्कृत से चाइनीज़ में कन्वर्ट करी, ओके, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स, ओके। अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो हाउ डिड द भक्ति मूवमेंट बिगिन, ओके, ये ओमिट कर रहा हूँ मैं क्योंकि इसके आप पूरा ब्रीफ या क्लास 7th में पढ़ेंगे पूरा भक्ति मूवमेंट, इसलिए सेंस आप नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे ही, इसलिए मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओके। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी क्लास 7th में पढ़ेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपका चैप्टर भी ये कंप्लीट हो गया, ओके।